कहानियां जो दिल को छू गई। आज इस कड़ी में रविंद्र कालिया जी की कहानी तफरीह। भीड़ में अपनी गर्भवती पत्नी को पहचानने में मद्दी को देर न लगी। टखनों तक ऊंची साड़ी पहने और गालों तक काजल की गहरी रेखाएं खींचे वह कोई दूसरी स्त्री नहीं हो सकती थी। वह खंबे से पीठ टिकाए जिस मुद्रा में खड़ी थी उससे लगता था कि वह मद्दी का इंतजार करते करते थक गई है। मद्दी ने अपनी पत्नी को देखा तो उसकी रफ्तार तेज हो गई। वह दाएं हाथ में सिगरेट थामे और बाएं से अपनी निरंतर खिसकती जा रही पतलून संभालते, भीड़ में कोहनियों से चप्पू सा चलाते और तेज तेज कदम उठाते हुए बोरी बंदर पहुंचा था। कई महीनों के बाद मद्दी ने अपनी पत्नी को बंबई बुलाया था और मद्दी की पत्नी ने आज के दिन के लिए शादी की यादगार जॉर्जेट की साड़ी एक हफ्ते पहले ही इस्त्री करवा के रख ली थी। दरअसल मद्दी की अभी नई नौकरी थी और शादी भी नई थी। दोनों को साथ साथ निभा ले जाना मद्दी को मुश्किल पड़ रहा था। इन तमाम मुश्किलों के बीच शादी के फौरन बाद ही पत्नी के साथ साथ मद्दी का पेट भी फूल गया था। जब तक वह अपनी पतलून के ऊपर के 2 बटन खोल नहीं लेता उसे बैठने या चलने में असुविधा होती थी। दफ्तर से छूटते ही मद्दी ने सबसे पहले यही काम किया था और फिर पतलून संभालता हुआ बिल्ली की तरह भीड़ में घुस गया था। इस इतवार को तारा सिंह को बुलाकर पतलून जरूर खुलवा लूंगा। मद्दी ने धीरे से भीड़ में एक जुमला छोड़ा। मद्दी की पत्नी की नजर अभी तक मद्दी पर नहीं पड़ी थी। भीड़ में मद्दी को खोजते हुए वह शाम का अखबार झुला रही थी, जैसे स्कूल के बच्चे तख्ती झुलाते हैं। निश्चित ही मद्दी की पत्नी ने शाम का अखबार मद्दी के लिए खरीदा होगा। मद्दी का ख्याल है कि उसकी पत्नी को जब उस पर प्यार उमड़ता है तो उसके नजदीक बैठकर उसे इधर उधर से चूमने चाटने लगती है, और अगर यह प्यार किसी सार्वजनिक स्थान पर उमड़ आए तो उसके लिए अखबार या सिगरेट खरीदकर ही संतोष कर लेती है। मद्दी प्रसन्न हो गया कि उसकी पत्नी अभी जीवित है और सही सलामत बोरी बंदर पहुंच गई है। उसे मालूम है कि उसकी पत्नी को दिशा भ्रम बहुत जल्दी हो जाता है और अगर वह बोरी बंदर की तरफ आने के बजाय मुलुंड की तरफ जाने वाली गाड़ी में सवार हो जाती तो उसे आश्चर्य न होता। मद्दी को याद है जब वह नई नई ब्याह कर आई थी तो पश्चिम में खुलने वाली खिड़की में खड़ी होकर सुबह सुबह सूर्य को नमस्कार किया करती थी। हर गर्भवती औरत की तरह वह बहुत वहमी हो गई थी और उसे घर में प्रार्थनाएं करते या ऊँघते ही देखा जा सकता था। ट्रेन में वह बच्चों की तरह सो जाया करती थी। एक बार ट्रेन बोरी बंदर से वापस चल दी थी और वह सोई रह गई। मद्दी उसे खोजते हुए पागलों की तरह बोरी बंदर की भीड़ में दौड़ता रहा था और जब वह थका मांदा यह सोचते हुए घर पहुंचा कि उसकी पत्नी गाड़ी से कट चुकी होगी या फिर अगवा की जा चुकी होगी, तभी उसने देखा कि वह घर में इस्त्री किया हुआ ब्लाउज पहने और मैक्स फैक्टर की लिपस्टिक लगाए मोढ़े पर बैठी ऊँघ रही थी। मद्दी ने पत्नी के पास जाकर उसके हाथ से शाम का अखबार ले लिया और सुर्खियों पर नजर दौड़ाते हुए बोला, मुझे दफ्तर में देर हो गई, तुम वक्त पर आ गई थी ना? मुझे आए 1 घंटा हो गया है। मद्दी की पत्नी ने अपना भार एक टांग से दूसरी टांग पर डालते हुए कहा। पुलिस आ गई थी। पुलिस का प्रयोग वे लोग हाउसिंग बोर्ड के गुमाश्तों के लिए करते थे। परेशान तो नहीं किया? नहीं, बार बार पूछते थे लक्ष्मण मेडकर कहाँ है? अच्छा हुआ तुमने दरवाजे पर से मेरा नाम मिटा दिया। मुझे तो इस शहर से डर लगता है, हम दरवाजे पर अपना नाम भी नहीं लिख सकते। हमारी माँ की चिट्ठियां
दूसरों के घर पहुंच जाती हैं। मद्दी ने जेब से चिट्ठी निकालकर अपनी पत्नी को देते हुए कहा, तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई है। क्या लिखा है? पत्नी ने एक सांस में माँ का खत पढ़ लिया और खत पढ़कर वह निहाल हो गई। हम घर में अकेले नहीं रहा करेंगे, हमें डर लगता है। मद्दी की पत्नी ने कहा, किसी दिन मेरे प्राण निकल जाएंगे। पुलिस वालों को अपना नाम लक्ष्मण बताओ, राशन वाले को नायडू और दूध के डिपो में कंधई लाल। बाबू को पता चले तो सोचे लड़का जरूर 10 नंबरी होगा जो कई नामों से रहता है। मद्दी ने पत्नी की बात पर गौर नहीं किया और बोला, नारीमन पॉइंट चले या चौपाटी? मुझे सूसू आया है, पत्नी बोली। मद्दी अपनी पतलून संभालता हुआ पत्नी को मूत्री तक छोड़ाया और स्वयं बाहर खड़ा अपने को भीड़ से बचाता रहा। उसे पत्नी पर गुस्सा आ रहा था। वह इतना पहले क्यों चली आई? पुलिस का ख्याल आते ही वह उदास हो गया। उसे लग रहा था कुछ दिनों में उसे अपना सामान सड़क पर पड़ा नजर आएगा। घर में भी वह मच्छरों, चूहों, कॉकरोचों के साथ सह अस्तित्व की नीति अपनाए था। वह कहीं भी मरम्मत अथवा पुताई कराने की नहीं सोच सकता था। ऐसे बहुत से उदाहरण उसके सामने थे जिन्होंने इस तरह के घरों को अपना घर समझकर पेंट करवा लिया था और सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। शिकायत होते ही ये लोग सड़क पर बैठे नजर आए थे। लक्ष्मण मढ़ीकर ने उसे पहले रोज ही आगाह कर दिया था कि अगर वह पकड़ा गया तो मेढेकर यही कहेगा, मद्दी ने उसके मकान में घुसपैठ की है। अपुन यही राय देता है कि मेढेकर बनकर ही इस कमरे में रहो। बाप की चिट्ठी भी लक्ष्मण मेढेकर के नाम से ही मंगवाओ। बाप को साफ साफ लिख दो कि हमेरा नाम खटारा था, अब हमेरा नाम लक्ष्मण मेढेकर है। लक्ष्मण मेढेकर ने थूक लगा लगाकर 500 रुपए के नोट 2-3 बार गिने और अपनी झोपड़पट्टी में चला गया। जिस जगह पर लक्ष्मण मेढेकर का कमरा है वहां पहले लक्ष्मण की झोपड़पट्टी थी। सरकार ने तमाम झोपड़पट्टियां गिराकर वहां कमरे बनवा दिए थे। कमरे इन्हीं लोगों को अलॉट कर दिए गए। लोगों ने कमरे किराए पर चढ़ा दिए और अपने लिए जरा हटकर दूसरी झोपड़पट्टियां बना ली। मद्दी की पत्नी ने मूत्री में बहुत समय लगाया। मद्दी पूरा अखबार चाट गया और दिन रात टिमटिमाने वाले न्यून साइन पढ़ता रहा। स्लो, सिंगल फास्ट, डबल फास्ट गाड़ियां लगातार छूट रही थी, मगर भीड़ में कोई कमी नहीं आ रही थी। मद्दी को लग रहा था थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म भी चला जाएगा, मगर उसकी पत्नी मूत्री से नहीं निकलेगी। वह शायद मूत्री में सो गई है या बेहोश हो गई है। वह लाचार सा खड़ा रहा। अंदर जाकर अपनी पत्नी की खैर खबर भी नहीं ले सकता था। मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा अगर वह कुछ समय तक ना आई, उसने कहा और वक्त काटने के इरादे से पासिंग शो का एक सिगरेट खरीद लिया और मूत्री की तरफ टकटकी लगाकर कश पर कश खींचने लगा। मूत्री में आने जाने वाली महिलाओं में उसकी कोई दिलचस्पी न रह गई थी। आखिर उसकी पत्नी लंगड़ाती हुई बाहर निकली। उसका हुलिया बदला हुआ था। वह पहले से ताजा दम लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर आ रहे थे। इसने श्रृंगार में ही वक्त बर्बाद किया होगा, जबकि अब श्रृंगार भी इसका कुछ नहीं कर सकता। क्या हो गया था? कुछ नहीं। इतनी देर कहाँ लग गई? अंदर। मद्दी ने सिगरेट फेंककर पैर से कुचल दी। घर में नाखून छिल गया था। अंदर किसी बेवकूफ औरत ने उस पर पांव रख दिया। आपको गुस्सा आ रहा है और मैं रो रही थी। फिर मैंने मुंह धो लिया। नाखून कैसे छिल गया? खाट पर एक चूहा चढ़ गया था, उसे भगाने में नाखून छिल गया। पहनते समय देखा मेरा ब्लाउज भी कुतरा हुआ था। मद्दी की पत्नी ने बगल उठाकर
चूहे की और डेपिल की करामात दिखा दी। मद्दी ने देखा पत्नी के पांव पर एक पट्टी बांधी हुई थी। मद्दी की फटी पुरानी बनियाइन के कपड़े की कतरन इतनी मैली थी कि साड़ी से अच्छा खासा कंट्रास्ट पैदा कर रही थी। चूहों के प्रति हमें अपना रवैया बदलना ही पड़ेगा, मद्दी ने कहा और अपनी पत्नी को हिफाजत से कमर से घेरे भीड़ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने कुछ और तो नहीं कहा? मेडिकर के नाम एक रुक्का दे गए थे। कहाँ है वह रुक्का? रेडियो के नीचे पड़ा है। चलते चलते अचानक मद्दी की पत्नी भीड़ में रुक गई। क्या हुआ? मुझे बहुत कमजोरी आ रही है, मद्दी की पत्नी ने कहा और वहां भीड़ में ही बैठ गई। मद्दी ने बड़े चाव से अपनी पत्नी को बुलाया था और अब जब उसकी पत्नी को कमजोरी महसूस होने लगी तो वह अपने को कोसने लगा। उसे लग रहा था भीड़ जानबूझकर उसे धक्के दे रही है। वह हतप्रभ सा अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था, जो सहसा इतनी कमजोर हो गई थी कि खड़ी भी नहीं रह सकती थी। मैं इसे बाहों में उठाकर टैक्सी तक ले जाऊंगा और फिर अस्पताल, मद्दी ने कहा, मगर उसने महसूस किया कि इस समय टैक्सी मिलना आसान नहीं है। बेचारगी में इधर उधर नजर दौड़ाने पर उसे एक कोने में एक कुर्सी पड़ी नजर आई। वह लाल तिकोन वालों की कुर्सी थी जो आज निरोध बांटकर जल्दी चले गए थे। कुर्सी के अगल बगल स्टैंड पर कुछ रोचक इश्तिहार चिपके थे और मेज पर निरोध का फटा डिब्बा पड़ा था। मद्दी ने पत्नी को बाहों में उठाया और आटे के बोरे की तरह कुर्सी पर रख दिया। उसने अपनी पत्नी को तो कुर्सी पर रख दिया, पर खुद मेज पर बैठकर टांगे हिलाने लगा। मद्दी की पत्नी का रंग जर्द हो गया था और आंखों के इर्द गिर्द स्याह घेरे नजर आ रहे थे। कुछ देर सुस्ता लो, शुक्र करो कुर्सी खाली थी, मद्दी ने पूछा। तुमने खाना कब खाया था? मैं खाना खा रही थी तभी पुलिस आ गई, मद्दी की पत्नी ने कहा। मुझे बुलाओ नहीं, मुझे चक्कर आ रहा है। मद्दी ने घबराकर भीड़ की तरफ देखा। कोई भी परिचित चेहरा नहीं था और सभी लोग बड़ी जल्दी में थे। उसे लगा उसकी पत्नी का अंतिम क्षण आ गया है और वह यहीं बैठा टांगे हिलाता रह जाएगा। पास ही एक फलों का स्टॉल था, जिसे देखते ही वह मेज पर से कूद गया और संतरे का रस लेने के इरादे से कतार में लग गया। उसने देखा पत्नी मेज पर सिर रखकर ऊँघ रही थी। जब तक उसके लिए रस लेने की बारी आई, उसने देखा उसकी पत्नी उसे बाह से पकड़कर कतार से बाहर खींच रही थी। हम रस नहीं पिएंगे। देखो, इस समय मुझे परेशान ना करो। यहाँ 2 रुपए का गिलास मिलता है, माहिम में यही गिलास 1.25 रुपए में आ जाएगा। मद्दी का चेहरा क्रोध में लाल हो गया, मगर वह थूक निकलकर शांत हो गया। उसने पत्नी की बात पर गौर नहीं किया और आगे बढ़कर एक गिलास खरीद लिया। तुम पियो, हम नहीं पिएंगे, मद्दी की पत्नी ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। मैं गिलास यहीं फेंक दूंगा, मद्दी बोला। उसने जबरदस्ती गिलास पत्नी के हाथ में पकड़ा दिया। मद्दी की पत्नी ने हल्के से 2 घूंट भरे और बोली, बाकी तुम पी लो। मद्दी अपने जूतों के फीते बांधने लगा। पत्नी ने 2-1 घूंट और लिए, फिर मद्दी का मूड देखकर धीरे धीरे पूरा गिलास पी गई। 2 रुपए में घर की कई चीजें आ जाती। रस पीकर वह स्वस्थ हो गई थी। लाल तिकोन की तरफ देखकर बोली, वह क्या, तुम यहीं से ले जाया करते थे? हाँ, मद्दी बोला। हो सकता है मेडिकर ने ही पुलिस भिजवाई हो। कुत्तों का साला किराया बढ़ाना चाहता होगा। पत्नी कुर्सी पर अपना रुमाल भूल आई थी। याद आते ही वह कुर्सी की तरफ लपकी और अपना रुमाल उठा लाई।
रुमाल में कुछ रेजगारी बंधी थी। उनमें से कुछ मैंने बबलू की माँ को दे दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं बबलू के बाप का नाम दर्ज करके ही ले जाता हूँ, और अपने अफसर का। लगता है कुछ लोगों ने घर ले जाकर बच्चों में बांट दिए हैं। ट्रेन में आ रही थी तो देखा कुछ बच्चे उनमें पानी भरकर झुला रहे थे। बात करते करते वे लोग बोरी बंदर से बाहर आ गए, जहां बसों, कारों और टैक्सियों का समुंदर बह रहा था। ट्रैफिक देखकर मद्दी की पत्नी घबरा गई और बोली, चलो लौट चलें, हमसे सड़क पार नहीं होगी। तुम्ही ने कहा था चौपाटी पर रोशनी देखेंगे या नॉरिमन पॉइंट पर बैठकर आइसक्रीम खाएंगे। मद्दी ने भीड़ में एक युवती को एक युवक की बाह में बाह फंसाए निकलते देखा तो उदास हो गया। उसे पत्नी पर गुस्सा आया, जो पहले ही महीने पांव भारी करके बैठ गई थी। मद्दी की इच्छा हुई कि अपनी पत्नी को यहीं छोड़ वह भी किसी युवती की कमर में हाथ डालकर तेजी से भीड़ में खो जाए। भीड़ के साथ साथ उन लोगों ने एक सड़क पार कर ली थी और अब सड़क के बीच के द्वीप में खड़े होकर हरी बत्ती का इंतजार कर रहे थे। मुझे फिर सुसु आया है, शायद जूस ज्यादा पी लिया। इतने में हरी बत्ती हो गई। लोगों ने बढ़कर सड़क पार कर ली, मगर मद्दी अपनी पत्नी के साथ वहीं खड़ा रह गया। आज मेरे अफसर ने मुझे फिर डांटा, मद्दी ने कहा। वह शायद अपनी पत्नी का ध्यान सुसु से हटाना चाहता था। मद्दी की पत्नी सचमुच सहम गई। अगली बात वह इस्तीफे की किया करता है। खैर अब मैं इस्तीफे की बात सोच भी नहीं सकता। कुछ देर उदास रहा, फिर ठीक हो गया। ईश्वर किसी को ऐसा अवसर ना दे। मद्दी की पत्नी ने निहायत सादगी से पूछा, वह तुम्हें डांटता क्यों रहता है? यह उसकी नीति है। वह गधों की तरह काम लेता है और फिर डांटता है। और दूसरी बात, गलती किससे नहीं होती। दरअसल उसने लंच के समय मुझे ऊँघते हुए देख लिया था। तुम रात देर से सोते हो, इसलिए ऊँघते रहते हो। चूहे रात भर न जाने किसका पीछा करते हैं। मद्दी की पत्नी ने कहा, तुम जल्दी सो जाया करो। अच्छा, मद्दी बोला, वापस चले? आगे कोई मूत्री नहीं है। मद्दी की पत्नी ने अपना पर्स मद्दी को पकड़ा दिया और हरी रोशनी होते ही टखनों तक साड़ी उठाकर भागी, जैसे नदी पार कर रही हो। मद्दी उसके पीछे पीछे भागा। उसे उम्मीद थी उसकी पत्नी बीच रास्ते में ही गिर पड़ेगी। वह इस तैयारी में उसके पीछे चल रहा था कि पत्नी को गिरने से पूर्व ही वह उसे उठा लेगा। सड़क पार करते करते मद्दी की पत्नी की सांस फूल गई। सड़क पार करते ही वह फुटपाथ पर एक तरफ बैठ गई, जहां अक्सर चीकू या दूसरे मौसमी फल बेचने वाले बैठते थे। मद्दी एक हाथ में पत्नी का पर्स थामे और दूसरे से अपनी निरंतर खिसकती जा रही पतलून संभालते हुए पत्नी के पास खड़ा रहा। आखिर उसने किसी तरह पत्नी को उठाया और धीरे धीरे उसके साथ लाल तिकोन वाली कुर्सी तक पहुंच गया। मगर इस बार कुर्सी खाली नहीं थी, उस पर एक कांस्टेबल बैठा था। मद्दी की पत्नी कुछ देर खंबे का सहारा लेकर खड़ी रही, फिर लुढ़कते पुढ़कते मूत्री में घुस गई। बाहर अंधेरा घिराया था और दिन भर जलने वाली बत्तियां अब अपना असली जलाल दिखाने लगी थी। मद्दी ने सींग दाने का एक पैकेट खरीद लिया और मूत्री के आसपास मंडराते हुए सींग दाना चबाने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियां पसंद आती हो तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से मेरा उत्साहवर्धन होगा। धन्यवाद।